बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर उमर और मुजम्मिल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सेशन ऐप का इस्तेमाल करते थे उमर और मुजम्मिल। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर अबू उकासा से भी बातचीत किया करते थे। सेशन ऐप में मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं होती है। सेशन ऐप में चैट का मेटा डेटा भी सेव नहीं होता है। मुजम्मिल ने जैश के हैंडलर से मिलने की बात भी कबूली है। 2022 में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे। तुर्की में जैश के हैंडलर से उन्होंने मुलाकात की थी दोनों ने, और उमर और मुजम्मिल पाकिस्तान जैश का नाम ना आए इसलिए तुर्की में यह मुलाकात को करवाया गया था। तो सेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था चैटिंग के लिए और संपर्क के लिए, ताकि कोई भी डेटा यहां पर सेव ना हो, स्टोर ना हो। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये बातचीत हो रही थी, पूरी प्लानिंग हो रही थी। जानकारी अब ये मिल रही है क्योंकि इस एप्लीकेशन में फोन नंबर की, मोबाइल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए, दिल्ली धमाके को लेकर कई अहम खुलासे हो रहे हैं और अब एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट इसमें मिल रहा है कि डॉक्टर उमर और साथ ही मुजम्मिल ये एक सेशन ऐप का इस्तेमाल करते थे। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर अबू उकासा के साथ ये बातचीत करते थे। इसमें आपको बता दें कि ये सेशन ऐप, इसकी खासियत क्या है, इसमें दरअसल मोबाइल नंबर की ही जरूरत नहीं होती है। इसमें किसी भी तरीके का डेटा सेव नहीं हो सकता है। मुजम्मिल ने जैश के हैंडलर से मिलने की बात कबूली। 2022 में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे। तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और मुजम्मिल। पाकिस्तान जैश का नाम ना आए इसीलिए तुर्की में ये मुलाकात की गई थी। ये पूरी साजिश रची जा रही थी और ये मुलाकात हुई थी तुर्की में। लेकिन ये सेशन ऐप जिसके जरिए इनकी बातचीत होती थी, उसमें ना तो किसी तरीके के मोबाइल नंबर की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह का डेटा उसमें सेव होता है। अब इस पर और क्या हमें डिटेल मिल रही है, शिवांक मिश्रा हमें अपडेट करेंगे। शिवांक, ये बातचीत और इस बातचीत के लिए स्पेशल ऐप जिसका नाम सेशन ऐप बताया जा रहा है, और मुलाकात भी कोई पाकिस्तान में या फिर दूसरी जगह नहीं, तुर्की को चुना गया, क्या अपडेट मिल रहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी मोडस ऑपरेंडी थी, इसके अंदर क्या करा गया कि जो अबू उकासा नाम का इसका शुरुआती दिनों के अंदर हैंडलर था, ये +90 का तुर्की का एक वर्चुअल नंबर यूज़ करता था। उसके बाद उसने जब इन दोनों के साथ बातचीत शुरू हो गई और फिर ये दोनों रेडिकलाइज हो गए, उसके बाद इससे ये कहा कि अब आप सेशन ऐप के ऊपर आप बातचीत करें क्योंकि ये सेफ ऐप है, इनक्रिप्टेड ऐप है। उसके बाद सेशन ऐप के साथ बातचीत शुरू हुई, एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया जाना शुरू करा गया। फिर मिलने के लिए एक लोकेशन तय करी गई। तो फिर लोकेशन ये तय करी गई कि एक काम करते हैं, तुर्की में मिलते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर भी तुर्की का ही है। तो फिर तुर्की में ये लोग साल 2022 में जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने खुद इस पूरे बात की तस्दीक करी है पूछताछ में कि 2022 में ये दोनों लोग तुर्की गए थे। वहां पर ये 3-4 लोगों से मिले थे, जिसमें यही कोड नेम वाला जो इनका हैंडलर है अबू उकासा, वो भी मौजूद था। जहां पर इन लोगों की लंबी बातचीत हुई थी कि किस तरह से एक पूरा टेरर नेटवर्क बनाना है, किस तरह से कश्मीर में इस तरह का एक पूरा आतंकी नेटवर्क खड़ा करना है। उसके बाद लगातार ये लोग सेशन ऐप के जरिए ही ये पूरी बातचीत करते थे। सेशन ऐप में देखिए 3 बड़ी खानी यहाँ पर इसकी खूबियां। पहला, इसमें लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर की कोई भी जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आईपी एड्रेस तक सेव नहीं होता है और वो सेशन ऐप के ही जो कोलैबोरेटिव आईपीज है उन पर जाता है, ताकि जो एजेंसियां हैं उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन ना मिल पाए कि जो यूजर है वो कहां से बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था। उसके अलावा क्योंकि मेटा डेटा नहीं सेव होता है, तो कभी भी अगर जांच एजेंसियां सेशन ऐप से किसी की भी चैट्स मांगेंगी या फिर डेटा मांगेंगी तो वो नहीं मिलेगा। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक पूरी मोडस ऑपरेंडी के तहत इस सभी चीज़ों को अंजाम दिया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इस अबू उकासा नाम का, ये जो छद्म नाम का हैंडलर था, इसकी असली आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में लगातार लगी हुई हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति था जो तुर्की के वर्चुअल नंबर से इनके साथ शुरुआती दिनों में बातचीत करता था, इनके साथ रेडिकलाइजेशन की बातचीत करता था, और तुर्की में अबू उकासा के अलावा वो कौन 3 से 4 लोग और थे जो इनके साथ मिले थे। तो देखिए लगातार जांच चल रही है और हर रोज नए लगातार मॉड्यूल आ रहे हैं, नए लगातार खुलासे हो रहे हैं। लेकिन बड़ा खुलासा अब यही है कि किस तरह से ये इनक्रिप्टेड ऐप का यूज करके ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग को अंजाम देते थे, अपने हैंडलरों के साथ बातचीत करते थे और सुरक्षा एजेंसियों को भनक ना लगे, पाकिस्तान जैश का नाम ना आए, इसलिए तुर्की की भी लोकेशन पूरी प्लानिंग के साथ रची गई कि वर्चुअल नंबर भी तुर्की का और लोकेशन भी तुर्की की। जी,
ये जो 2022 में मुलाकात की बात कही जा रही है शिवान, क्योंकि मुजम्मिल ने खुद इस बात को कबूला है कि वो जैश के हैंडलर से मिला था और इसके लिए जो लोकेशन तय की गई थी वो तुर्की तय की गई थी। उसमें क्या कुछ और भी लोगों के शामिल होने की, कुछ और हैंडलर्स, कोई और आतंक के आका उस मुलाकात में शामिल हुए थे और वहां भी क्या कोई साजिश जो रची जा रही थी उससे जुड़ा इनपुट भी क्या मुजम्मिल से मिला है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो मतलब जानकारी मिली है कि 3 से 4 लोग ये थे जो बेसिकली जैश के ये हैंडलर थे, जो इन दोनों से मिलने आए थे तुर्की में। पहले दौर की अब तक की जो मतलब पूछताछ हुई है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जब तुर्की के अंदर मुलाकात हुई थी उसमें उन्हें भी एक बात ये चीज़ मतलब देखनी थी कि जिन लोगों से कहते हैं डॉक्टरों के सिंडिकेट से ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग क्या मतलब सच में काम करेंगे उनके लिए कि नहीं, क्या उनका जो पूरा टेरर मॉड्यूल है उसको बस समझाने के लिए इन्हें टर्की में बुलाया गया था। और फिर उसके बाद जो मतलब टास्किंग थी कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदना है, ऐसे तो ये सारी चीज़ें वहीं से ही एक जो पूरा इनिशियल पॉइंट था वो शुरू हुआ था टर्की में, जहाँ पर पहले फेस टू फेस ये लोग मिले, बातचीत हुई, एक पूरा मॉड्यूल समझाया गया, बताया गया कि किस तरह से बेसिकली आतंक का जो पूरा नेक्सस है उसे बनाना है। और उसके अलावा देखिए जो 3 से 4 लोग और मिले थे, अभी भी जो बेसिकली एजेंसी है वो उनकी भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के ऊपर लगी पड़ी है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या था। और ये अबू उकाशा नाम जो आया है, छद नाम जो कोड नेम आया है, उसकी भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है कि क्योंकि वो व्यक्ति वर्चुअल नंबर यूज करता था, तो ऐसे में लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को, दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक और अपडेट, क्योंकि खुलासा जिस तरीके से हो रहा है उसमें ये एक अहम सबूत एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियों को मुजम्मिल और उमर की डायरी हाथ लगी है। उस डायरी में कुछ अहम सबूत हो सकते हैं क्योंकि उसमें कई खुलासे हुए हैं। उस डायरी और नोटबुक से बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है कि इस साजिश को बहुत समय से रचा जा रहा था। इसकी पूरी डिटेल उसमें नोट हुई है। उमर और मुजम्मिल के कमरे से ये डायरी मिली है। डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मनोज वर्मा ने खबर हमें भेजी, हमें उनसे बात करते हैं। मनोज, ये डायरी बहुत अहम हो जाती है इस पूरे केस में, क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ मिला है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों के लिए जो डायरी और नोटबुक है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस डायरी और नोटबुक के अंदर कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा 8 से 12 नवंबर का जो जिक्र है वो इस डायरी के अंदर किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूँगा कि डायरी के अंदर कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के फ़ोन नंबर है। इसके अलावा फरीदाबाद के लोगों के फ़ोन नंबर हैं। अब पुलिस की रडार पर ये सभी लोग हैं जिनके नाम इस डायरी के अंदर दर्ज हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि डायरी में बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं जो अभी एजेंसीज ने साझा नहीं की हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये डायरी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, ये नोटबुक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी जांच एजेंसीज के लिए, क्योंकि जो कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उनको डिकोड किया जाएगा और जब वो डिकोड होंगे तब ये साफ होगा कि आखिरकार ये जो साजिश थी वो कब से रची जा रही थी, इस साजिश के पीछे कौन कौन और लोग शामिल हैं और कौन कौन लोग हो सकते हैं कि जो इस साजिश में शामिल हैं। तो तमाम जो एजेंसी हैं, जो NIA की टीम है, अब इस डायरी की गंभीरता से पड़ताल कर रही है और अब ये देखना होगा कि आगे और किन लोगों के नाम निकल करके सामने आते हैं। बिल्कुल, और ये 25 नाम जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और 8 से 12 नवंबर की तारीख का जिक्र, इसके मायने क्या है? केंद्र सरकार ने इस धमाके को आतंकी हमला घोषित कर दिया है, जिसके बाद से एक्शन और ज्यादा सख्त हो गया है। अलग अलग जांच एजेंसीज इसमें जुटी हुई हैं। NIA इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कई अहम खुलासे भी लगातार हो रहे हैं और कई किरदारों की थ्योरी भी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच इस धमाके को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या वक्त रहते इन आतंकियों तक नहीं पहुंचा जा सकता था? क्या इस हमले को होने से रोका नहीं जा सकता था? ABP न्यूज आपको हर एक जानकारी डिटेल में दे रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ, इस सवाल के जवाब तो मिल रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह भी बनता है कि आखिर दिल्ली में ब्लास्ट हो कैसे गया। सवाल तो यह भी बनता है कि दिल्ली में ब्लास्ट रोका कैसे नहीं गया। सवाल तो बनता है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट टाला नहीं जा सकता था। दिल्ली ब्लास्ट में 12 मासूम और निर्दोष लोगों की जान गई है, इसीलिए ये सवाल पूछने तो बनते हैं
क्योंकि अगर फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल को हरियाणा पुलिस ने सीरियसली लिया होता तो दिल्ली में धमाका नहीं होता। 30 अक्टूबर और 9 नवंबर के बीच में उन्होंने क्या किया? 30 अक्टूबर को मुजम्मिल को फरीदाबाद से उठा लिया, आपने दे दिया जम्मू कश्मीर पुलिस को। आपने उसके बाद क्या किया? ये कोई जेब कतरों के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप कि एक जेब कतरा उठा के ले गए, बात खत्म हो गई। अरे भैया, जम्मू कश्मीर से आपको एक साजिश के बारे में पता लगता है और सारी साजिश फरीदाबाद में रची जा रही थी। आपने क्या किया? डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस की इंफॉर्मेशन पर हुई थी तो शायद हरियाणा पुलिस ने कोई ज्यादा लोड नहीं लिया। आप देखिए कि 30 अक्टूबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लिया गया। तभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस को बड़े टेरर मॉड्यूल के एक्टिव होने की इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके 10 दिन बाद 10 नवंबर को 2900 किलो विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में ही बरामद हुई। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने और गिरफ्तारियों के बाद भी फरीदाबाद पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। यानी 2900 किलो विस्फोटक बरामदगी का फरीदाबाद पुलिस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन केस दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। तो बताइए, हरियाणा के DGP साहब मुजम्मिल की गिरफ्तारी से लेकर विस्फोटक की बरामदगी तक 10 दिनों में हरियाणा पुलिस क्या कर रही थी? फरीदाबाद पुलिस की नाक के नीचे विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में स्टोर की गई थी, पुलिस को कैसे पता नहीं चला? विस्फोटक फरीदाबाद में मिला तो फरीदाबाद पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की? टेरर मॉड्यूल पकड़ने की जानकारी क्या हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को दी थी? अगर आप हरियाणा के DGP के तमाम पिछले सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो पिछले 10 दिनों से वो जिस तरह से सूरमा भोपाली टाइप अंदाज में जुमले कस रहे हैं और पुलिसिंग को लेकर प्रवचन दे रहे हैं, ये सारी जांच उसी दौरान चल रही है। ये वही 10 दिन हैं जब वो ये कह रहे हैं कि थार और बुलेट वालों को सबक सिखा देंगे, पियकड़ों को जो है वो जूते मारो और ये गैंगस्टर तो कुत्ते की मौत मरते हैं। अरे भैया, आपके फरीदाबाद में इतना एमोनियम नाइट्रेट जमा था और आप डायलॉगबाजी कर रहे हो। ये सवाल पूछना चाहिए गृह मंत्रालय को। क्या क्या सवाल पूछे हरियाणा के DGP साहब से और कौन कौन से सवाल के जवाब दे पाएंगे DGP साहब? ये वीडियो खुद हरियाणा पुलिस ने शेयर किया है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट करने वाला मोहम्मद उमर 29 अक्टूबर को उसी I-20 कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहा है जिससे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। उमर को क्यों नहीं पकड़ा गया? मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर 10 दिन तक फरीदाबाद में I-20 कार को लेकर घूमता रहा, हरियाणा पुलिस को पता नहीं चला। विस्फोटकों की बरामदगी के बाद भी उमर विस्फोटकों से लदी गाड़ी लेकर फरीदाबाद से दिल्ली बिना रोक टोक पहुंच गया, हरियाणा पुलिस को पता तक नहीं चला। क्योंकि हरियाणा पुलिस तो इसी बात से फूली नहीं समा रही थी कि उसने 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया है। वो अपनी पीठ थपथपाती रही और दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। बोलना आसान है, ग्राउंड पर जाएं, हाई अलर्ट का मतलब हजारों घंटे हजारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं पूरे हरियाणा में। जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंट व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई आगे अप्रिय घटना ना कर जाए। अब तो सुरक्षा एजेंसियां भी मान रही हैं कि दिल्ली धमाका प्लान नहीं बल्कि पैनिक अटैक था। यानी अगर हरियाणा पुलिस ने विस्फोटक बरामदगी के बाद वाहवाही लूटने की बजाय उमर को पकड़ने पर जोर लगाया होता तो ये धमाका ना हुआ होता, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने उमर के वांटेड होने का अलर्ट दिल्ली पुलिस को दिया ही नहीं। अगर दिल्ली पुलिस को उमर का अलर्ट मिला होता तो शायद दिल्ली पुलिस उसे पहले ही पकड़ लेती। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो तक को उमर की फरारी का अलर्ट नहीं दिया था। हरियाणा पुलिस शायद क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में सामान्य प्रोटोकॉल का पालन करना ही भूल गई। क्या इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को बीच में रखा गया, जो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो कि सभी स्टेट्स के बीच में काम करती है? आप कैसे इस चीज से बच सकते हो कि आपने एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया? लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये धमाका हुआ है ये टालना भी आप ही का काम था।
अब हरियाणा पुलिस से लेकर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बारीकी से जांच कर रही है। वहां काम करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों की कुंडली खंगाली जा रही है, जिसे टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। इसी यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा स्टाफ और छात्रों से पूछताछ की गई है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये सारी कसरत 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही क्यों नहीं की गई? दिल्ली में ब्लास्ट होने का इंतजार क्यों किया गया? अरे भैया, आप क्या कोई जो है वो गैम्बलिंग एक्ट की जांच कर रहे थे कि एक जेब कतरा भाग गया उसको पकड़ने के लिए आए हैं? अरे भैया, जम्मू कश्मीर पुलिस आई है तो मामला गंभीर होगा ना, डॉक्टर इन्वॉल्व है तो मामला गंभीर होगा ना। अब इतने दिन से तो ये काम चल ही रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो मालिक है उनका बैकग्राउंड चेक किया कभी? उसको चेक करने के बाद तो जो है तुरंत इनको हरकत में आ जाना चाहिए था। पॉन्जी स्कैम में उनको जो है वो पकड़ा जा चुका है, उन पर करोड़ों रुपए हपने का आरोप लगा था। ये अब पता लग रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ हरियाणा पुलिस की नाकामी पर नहीं उठने चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ओवर कॉन्फिडेंस का भी इसमें बड़ा रोल है। आप देखिए कि 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट होता है जिसमें लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। मतलब कि तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। ये पोस्ट 6:10 पर किया गया और 40 मिनट बाद ही धमाका हो गया। जुमलेबाजों पे कम से कम कोई कार्रवाई गृह मंत्रालय को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 12 लोगों की जान गई है। देश के लिए जो है वो एम्बैरेसमेंट की स्थिति बनी है। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और क्रेडिट वॉर है, उस चक्कर में दिल्ली के अंदर ये धमाका हो, वहां कोई प्लान धमाका नहीं था। ये किसी एक राज्य के पुलिस या सिस्टम की नाकामी नहीं है। ये नाकामी तो हमारे देश के पूरे इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम की है। आईबी को कैसे पता नहीं चला कि फरीदाबाद में इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल एक्टिव है? 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद पहुंच गया। खुफिया एजेंसियों को पता क्यों नहीं चला? कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक डॉक्टरों का टेरर गैंग इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था, सुरक्षा एजेंसियों को भनक कैसे नहीं लगी? क्या आईबी हरियाणा या जम्मू कश्मीर से ही खुफिया इनपुट मिलने का इंतजार कर रही थी? तो ये सवाल बनता है पूछना डीजी जम्मू कश्मीर से और डीजी हरियाणा से कि आप लोगों ने क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्फॉर्म किया? क्या आपने गृह मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी है उसको इन्फॉर्म किया? अगर इन्फॉर्म किया था और वो नहीं पकड़ पाए तो सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी होना चाहिए। वैसे अब सवाल जवाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और हर बार यही तो होता है। सिस्टम की लापरवाहियों का नतीजा निर्दोष नागरिक अपनी जान देकर गंवाते हैं और सिस्टम न जवाब देता है न जिम्मेदारी लेता है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच फरीदाबाद में भी चल रही है। एनएसजी की टीम फरीदाबाद में उस जगह पर गई, उस जगह पर जांच पड़ताल की गई है जहां पर वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई थी, जिसे अलग अलग जगहों पर लगातार ढूंढा जा रहा था। और अब इसमें अपडेट ये मिल रहा है कि वहां पर तफ्तीश पूरी होने के बाद एनएसजी की टीम वहां कंदावली गांव से निकल चुकी है। फरीदाबाद का ये कंदावली गांव जहां पर एनएसजी पहुंची हुई थी, उस जगह जहां वो लाल रंग की कार उस गांव में एक सुनसान एरिया में खड़ी हुई मिली थी, जिसे जगह जगह ढूंढा जा रहा था। और उस कार में आखिर क्या है क्या नहीं है इसकी पड़ताल की जा रही थी, क्योंकि उसमें विस्फोटक भी हो सकता था, उसमें कुछ ऐसे सबूत भी हो सकते थे जो अहम साबित हो सकते हैं इस पूरे केस में, और इसीलिए जांच पड़ताल की जा रही थी। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि खंदावली गांव से एनएसजी की टीम निकल गई है। उज्जवल कुमार हमारे साथ हैं इस खबर पर बात करने के लिए। उज्जवल, क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया? क्योंकि अभी अपडेट ये है कि एनएसजी की टीम वहां से निकल गई है। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है फरीदाबाद के उसी खंडावली गांव में है, जहां पर यही रेड इको स्पोर्ट्स कार पाई गई है। कल लवारिस अवस्था में ये एक घर के आगे मिली है। इसके ठीक पीछे एक मदरसा स्कूल भी है और जब से ये पता लगा है तो तब से लगातार इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। एनएसजी की टीम जो है वो पहुँच गई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है वो एनएसजी की टीम जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है धीरे धीरे करके। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस के जवान हैं वो साफ
तौर पर यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहे हैं और वो लाल इको स्पोर्ट्स कार इस समय वहीं पर ही खड़ी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्रेन भी बुलाई गई थी, क्रेन से गाड़ी के आगे के हिस्से को उठाया गया था और उठाने के बाद जो पूरी उसकी तफ्तीश है वो की जा रही थी, उसकी चेकिंग की जा रही थी। देखा जा रहा था कि इसके अंदर कोई विस्फोटक तो नहीं है और यही चीज़ कल से लगातार चल रही है। और उसके बाद देखिए जो आसपास के लोग उस घर में रहते थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है और 200 मीटर पहले ही लोगों को वहाँ पे जाने से रोक दिया जा रहा है। और जब से लोगों को ये बात पता लगी है तो लोगों के मन में भी डर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में i20 कार के अंदर धमाका होता है उसके साथ यही कार। मैं आपको रोक रही हूँ 1 मिनट उज्जवल, क्योंकि एक नई तस्वीर सामने आई है। एक वीडियो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उमर का वीडियो है। इस वीडियो में आप साफ उस उमर को देख सकते हैं। तो कई अलग अलग फुटेज भी सामने आए हैं। इससे पहले जो अलग अलग जगहों से 50 सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए थे, उसमें तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है उसके बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी वो रिकॉर्ड हुआ था। और अब एक वीडियो जो इस वक्त मिला है, सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ लगा है, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उमर, क्योंकि उसकी लोकेशंस अलग अलग रही, उसने अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से रेकी की है, उसकी मूवमेंट कैप्चर जहां जहां कैमरे में हुई, अब वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो जिसमें उमर दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीर के बाद आप देखिए किस तरीके से ये साफ होगा, क्योंकि जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि इनके कॉन्टैक्ट्स किस किस से थे, ये किस किस से मिल रहे थे, किस किस से बातचीत कर रहे थे, किन किन के संपर्क में थे। और इनके ये जो तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उमर इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। मनोज हमें इस पर बताएंगे जानकारी। मनोज, इस वीडियो में क्या साफ हो रहा है, आप जरा तस्वीर तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि एजेंसीज को उमर के करीब 50 से ज़्यादा वीडियो जो है वो मिले हैं और ये वो वीडियो है ब्लास्ट वाले दिन का, जिस दिन यहाँ लाल किले की पार्किंग में आने से पहले उमर तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद है वहाँ पर गया था, वहाँ थोड़ी देर रुका था और उसके बाद उसने गाड़ी निकालकर वो यहाँ लाल किले के पास जो सुनानी मस्जिद की पार्किंग है यहाँ पर आया और 3 घंटे तक यहीं पर रहा और उसके बाद शाम को फिर ब्लास्ट हो गया। तो पुलिस के पास और एजेंसीज के पास करीब 50 से ज़्यादा ऐसे फुटेज हैं जिसके अंदर उमर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब वो फरीदाबाद से निकला था, बदरपुर टोल प्लाजा के पास उसकी फुटेज कैप्चर हुई। इसके बाद वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद वो फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी गया और नॉर्थ वेस्ट से फिर वो सेंट्रल आया, नॉर्थ में घुमा। तो कई जगहों की जो फुटेज है वो अब एजेंसीज को मिल रही है और धीरे धीरे जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पूरा रूट मैप जो है वो एजेंसीज अब तैयार कर रही है कि उमर कहाँ कहाँ पर गया था। जब उसको ये मालूम चल गया था कि वो पकड़ा जाएगा, उसके जो साथी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो फरीदाबाद से फरार हो गया था। फरार होने के बाद वो मुंबई एक्सप्रेस वे पर गया था, वहाँ पर भी उसकी फुटेज कैप्चर हुई। वहाँ पर उसने रात एक ढाबे पर गुजारी, उसके बाद वो वापस फरीदाबाद आया और फिर वापस वो दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ। तो एक एक करके अब कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। डायरी बरामद हुई है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब लगातार मिल रही हैं, जिससे अब इस मामले को सुलझाने में जो है एजेंसीज को आसानी होगी। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि यही जो अलग अलग फुटेज मिल रहे हैं, जब ये मिलेंगे, जब ये कड़ियां जुड़ेंगी तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर ये उमर और इसके पीछे कौन है और इसके ऊपर साथ कौन है। इन तस्वीरों को हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे थे इस पूरे एरिया में और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से ये जुटाए गए हैं, जिनमें उसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। और यही तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है उसके बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें उमर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसी मस्जिद से हमारे संवाददाता वरुण ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। लाल किले पर हमला करने से पहले सुनहरी पार्किंग में, जो सुनहरी मस्जिद की जो पार्किंग थी, उसमें तो कुछ घंटे जरूर बिताए थे उमर ने, लेकिन उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो यहाँ पर इस मस्जिद में था जो फैज इलाही मस्जिद है। और अगर आपको हम लोकेशन बताएं तो महज 10 मिनट दूर है उसी जगह से, उसी पार्किंग से जहाँ पर उसने कुछ घंटे बिताए, जिसके सीसीटीवी लगातार आपको दिखाए थे। तो फैज यहाँ पर थे और वो 10 मिनट का समय यहाँ पर उसने बिताया, अंदर गया था। इस चीज़ की जाँच की जा रही है, इसका पूरा इस वक्त ब्यौरा ले चुका है। कौन सी मस्जिद है ये, क्या पता चला आपको कि जिस तरह से कि उमर यहाँ पर आया था, 10 मिनट रुका है? यहाँ तो किसी को जानकारी नहीं है। नहीं, हम इसका कोई व्यक्ति आपसे इसका कोई व्यक्ति आया? नहीं, दोपहर का समय खुला रहता है, पता चलता है कौन आ रहा है, जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसा तो पता चलता नहीं। कौन देखेगा? नमाज पढ़ना कोई भी आ सकता है, कहीं से भी कोई भी नमाज पढ़ना है, सबके लिए खुला होता है मस्जिद।
होते हुए तो देखिए ये वही इस वक्त हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैज अलाही मस्जिद थी, तो अब वो टाइमिंग को समझिए। क्या था कि दोपहर में जब वो 3 बजे के आसपास उस मस्जिद में पहुंचता है, सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, उससे पहले यहाँ पर 10 मिनट बिताए हैं, इस चीज़ को समझिए। और यहीं पर इसी जगह पर वो पहुँचता है, 10 मिनट बिताता है। अब अंदर जब हमने इस वक्त बात करने की कोशिश की, यहाँ ऑफिस में अंदर गए, तो उनका कहना है कि पुलिस आई है, पुलिस ने इस वक्त सारे जो कैमरा यानी कि जितनी भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स हैं, डिटेल्स हैं, वो ले ली हैं, सब कुछ इस वक्त जानकारी जुटा ली गई है। प्रशासन यानी कि मस्जिद से जुड़े जो ऑफिस है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उसने लगभग उमर ने 10 मिनट यहाँ पर बिताए थे। उसके बाद वो दिल्ली में उस पार्किंग में जहाँ पर कुछ घंटे गाड़ी रही, और उसके बाद शाम को आकर 6:52 पर उसका हाथ रहा। कहाँ था, क्या हुआ, ये सब कड़ियाँ जुड़ रही हैं। लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि वो जो अब जो ट्रेसिंग है वो लगातार चल रही है। तो देखिए उमर की ये मूवमेंट जो बताई जा रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, वो किन किन लोगों से मिला था, वो पार्किंग एरिया में था, लेकिन उससे पहले वो कहाँ था, उस मस्जिद में कितनी देर ठहरा, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसीलिए इन कड़ियों को जोड़ने का काम जांच एजेंसी लगातार कर रही है। उसके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, वो किन किन के साथ संपर्क में था, उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ अब फरीदाबाद से भी जो बताया जा रहा है कि वहां पर जांच एजेंसियां लगातार डेरा जमाए हुए हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। महिपालपुर में एक धमाके की आवाज सुनी गई है। जो जानकारी मिल रही है महिपालपुर से इस वक्त, ये बड़ी खबर, जहां पर एक धमाका हुआ है। अब ये किस तरीके का धमाका है, इस पर और क्या कुछ जानकारी है, ये डिटेल बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही मिल रहा है कि वहां पर भी धमाके की आवाज सुनी गई है। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किस तरीके का धमाका है, आपको पहले बता दूं। लेकिन ये बड़ी खबर महिपालपुर से, जहां पर इस तरीके का धमाका हुआ है, ये बताया जा रहा है। इस खबर पर अपडेट आपको हम देंगे जैसे ही जो बातचीत सामने निकल कर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। अच्छा, सुशील पांडे इस पर हमें अपडेट देंगे। सुशील, बताइए क्या कुछ मिल रही है जानकारी, ये धमाका कैसा है महिपालपुर में जो हुआ है? अच्छा, सुशील से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन इस खबर पर ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास ये कार धमाका हुआ, उसके बाद अब महिपालपुर से भी ऐसी खबर आ रही है। हालांकि यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ आपको इससे पहले ही कि किसी भी तरीके की कोई डिटेल अभी इसे लेकर नहीं आई है कि ये धमाका किस तरीके का है, ये क्या इसी दिशा में कोई और दूसरा धमाका है या फिर ये किसी और तरीके का धमाका है। अभी से कुछ भी इसे लेकर कहा नहीं जा सकता जब तक इसे ऑफिशियल नहीं किया जाता। लेकिन जिस तरीके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी खुलकर सामने आ रही हैं, उसी दिशा में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिपालपुर में अगर ये धमाका हुआ है तो फिर वो क्या है। बताया जा रहा है कि रेडिसन होटल के नजदीक इस धमाके की आवाज को सुना गया है। आसपास लोगों ने इस धमाके को सुना। दमकल के मुताबिक उन्हें 9:18 पर यह कॉल मिली थी कि उस इलाके में यह धमाका उन्होंने सुना है। धमाका किस वजह से हुआ ये साफ नहीं हो पाया है और अब वहां पर जांच एजेंसी भी पहुंच रही है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है, दमकल विभाग भी मौके पर है और ये ढूंढने की समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाका किस तरीके से हुआ है। पूरी तस्वीर साफ होने में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन अपडेट फिलहाल यही है कि महिपालपुर में भी धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में जो कार धमाका हुआ लाल किले के पास, उसके बाद अब जांच एजेंसियां सतर्क हैं, अलर्ट हैं। दूसरी तरफ ये जो छिपे हुए आतंकी हैं, जो छिपे हुए दहशतगर्द हैं, ये भी अब इधर उधर छिपने और भागने की फिराक में हैं। कईयों को तो पकड़ा जा चुका है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं जिन तक पहुंचना हमारी जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल तो एक चुनौती है। लेकिन धीरे धीरे कर सब रडार पर हैं और सब पकड़े भी जा रहे हैं। और इसी बीच महिपालपुर से इस तरह की खबर आना, इस खबर को साफ करना बेहद जरूरी है कि आखिर ये किस तरीके का धमाका है। सुशील जुड़ गए मेरे साथ। सुशील, बताएं इस पर क्या अपडेट। जी देखिए, ये महिपालपुर में होटल रेडिसन के करीब ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है, जिसको लेकर 9:18 पर फायर को कॉल की गई थी कि एक ब्लास्ट, एक धमाके की आवाज सुनी गई है, जिसको लेकर फिलहाल जो दमकल विभाग की 3 गाड़ियां हैं वो मौके पे भेजी गई हैं। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि जो धमाके की आवाज सुनी गई है वो किन कारणों से हुई है, क्या इसके पीछे वजह है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जाँच कर रही है। दमकल विभाग की जो टीम है वो भी मौके पे निकल चुकी है। वैसे
हमें ये देखना है कि जो महिपालपुर में ये धमाके की आवाज सुनी गई है वो धमाका क्या है, क्या किसी टायर में ब्लास्ट हुआ है या कहीं कुछ और है। ये तस्वीर तभी साफ होगी जब दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कोई जानकारी आएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है और धमाके की आवाज को लेकर सुशील, मनोज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शायद उनके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है। मनोज, जल्दी से बताइए क्या है पूरी खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 9:18 पर एक फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी। महिपालपुर में रेडिसन होटल के पास एक धमाके की सूचना थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 टीमें पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंची और पूरे एरिया को वेरीफाई कर लिया गया है। अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला है और ना ही कहीं धमाके के कोई निशान मिले हैं। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो कॉल चली थी उसको फेक करार दिया है दिल्ली पुलिस ने। अभी तक पुलिस को कुछ नहीं मिला है, वहाँ पर कुछ संदिग्ध नहीं है और ना ही धमाके होने की ऐसी कोई जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस ने पूरे एरिया को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया है। जी, तो जो मनोज जानकारी दे रहे हैं कि देखिए अभी इस पूरे मामले को वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन ये किस तरीके का धमाका है इसे लेकर कुछ भी अभी ऑफिशियल कहा नहीं जा सकता। हाँ, जांच जरूर हो रही है जिसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन कुछ लोगों ने उस रेडिसन होटल के आसपास इस धमाके की आवाज को साफ तौर पर सुना था, जिसके बाद इन्फॉर्म किया गया और फिर सूचना मिलते ही दमकल की टीम वहां पर पहुंची है और इस वक्त वहां पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। मनोज, बताया जा रहा है कि लोगों ने उस धमाके की आवाज को सुना, जिसके बाद ये सूचना दी गई। दमकल विभाग वहां पर मौजूद है। कौन कौन वहां पर है और पुलिस इसे लेकर कुछ साफ कर पा रही है क्या अभी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड को 9:18 पर एक कॉल मिली थी, जिसमें ये कॉल में ये था कि रेडिसन होटल के पास से कुछ धमाका हुआ है। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने इस पूरे मामले की जो जानकारी थी वो दिल्ली पुलिस की पीसीआर को दी, दिल्ली पुलिस की टीम को दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी जो टीमें थी वो मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि पूरे एरिया को चेक कर लिया गया है और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं निकला है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, कोई धमाके होने के निशान दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं। जी ठीक है मनोज, आप लगातार नजर इस पर बनाकर रखिएगा। तो अभी तक किसी भी तरीके की जानकारी जो है वो जैसे ही मिलेगी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके का ये धमाका है और क्या प्रशासन की तरफ से बताया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।